नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफ़ी के कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं, ठीक है? ज़्यादातर आपके जो प्रश्न हैं वो सॉइल से रिलेटेड है, जो सॉइल ज्योग्राफ़ी आप कर सकते हैं। हालांकि ये साइंस का भी एक पार्ट है, तो आप साइंस माने या ज्योग्राफ़ी माने, हालांकि ज़्यादातर इसको ज्योग्राफ़ी का ही पार्ट मानते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको याद करने की कोशिश करते हैं। एक एक प्रश्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है लाल गेरू के नाम से, और ये जो क्वेश्चन है मैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी से लाइन बाई लाइन पढ़ के लाया हूँ, ठीक है ना? तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप मान के चलिए कि भविष्य में प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में उसमें आने की संभावनाएं हैं, जिस तरह से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन अभी फ़िलहाल पूछे जा रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है लाल गेरू। गेरू नाम सुना होगा, गेरुआ जो वस्त्र होता है उसी से रिलेट कर रहा है गेरू, ठीक है? तो लाल गेरू के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से अयस्क को लाल गेरू, या आप कह सकते हैं कि जो गेरुआ रंग होता है ना, एक गाना भी निकला था, रंग दे कुछ ऐसे करके मोहे गेरुआ। तो वही जो रंग है या लाल गेरू एक साथ है लिखा हुआ, तो कौन से अयस्क को जाना जाता है? तो देखिए जो हमारे लौ अयस्क हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं आयरन ओर हैं, जो कि 4 प्रकार के हैं, ठीक है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। सिडेराइट सबसे लोएस्ट किस्म के आपके आयरन हैं, और आपके मैग्नेटाइट सबसे उच्च कोटि के आयरन ओर हैं। तो इन्हीं 4 में से किसी को क्या कहा जाता है? लाल गेरू। मैग्नेटाइट यानी जिससे मैग्नेट बनता है, आपने देखा होगा वो काला दिखता है, तो वो ऑब्वियस है कि क्या होगा? लाल तो नहीं होगा, ठीक है? तो हेमेटाइट जो आयरन ओर है वो तकरीबन लाल दिखता है, ठीक है? जहाँ भी इसका जो उत्पादन तो नहीं कह सकते हैं, जहाँ भी इससे निकाला जाता है जिस खदान से, तो वहाँ पे देखिएगा कि लाल लाल वहाँ की मिट्टी होती है। तो जो आपके हेमेटाइट है वो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? लाल गेरू कहते हैं हेमेटाइट को। क्यों? क्योंकि ये लाल होता है, ठीक है? इस तरह से हम याद कर सकते हैं। मरुस्थलीय मृदा में किसकी प्रचुरता होती है? जो मरुस्थलीय मृदा होती है उसमें कौन से पोषक तत्व की प्रचुरता होती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? यानी कि डिजर्ट अगर सॉइल की बात करें तो वहाँ पे कौन से पोषक तत्व की प्रचुरता होती है? तो फास्फोरस की। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। मरुस्थल में जाते हैं तो आप फंस जाते हैं इन द सेंस कि आपको पता ही नहीं चलता कि किधर से रास्ता निकलेगा, क्योंकि मरुस्थल में तो सड़क होता नहीं है कि जिससे कि आप पता लगा पाएँ कि इधर से हमको निकलना है, ठीक है? तो इस तरह से हम याद करेंगे कि मरुस्थलीय मृदा में फास्फोरस पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा जो जलोढ़ मृदा है, ठीक है? जलोढ़ मृदा जिसको एलुवियल सॉइल भी कहते हैं इंग्लिश में, उसमें कौन कौन से चीज़ों की प्रचुरता होती है? तो देखिए जलोढ़ मृदा में चूना तो ऑब्वियस है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये जलोढ़ मृदा चुन चुन के हर एक जगह फैल जाते हैं। इस तरह से हम याद करेंगे कि हर एक जगह जलोढ़ मृदा क्या होती है कि जो नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा को भी 2 भाग में बांटे गए हैं, बांगर और खादर। कौन सा सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बांगर ज़्यादा उपजाऊ है या खादर ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है? तो जलोढ़ मृदा में पोटास भी होता है, ठीक है? क्योंकि जलोढ़ जल से ही हम लोग पटाते हैं अपने खेत को, तो इस तरह से याद रखेंगे कि जल से पटाते हैं तो यानी कि जलोढ़ में पोटास होगा। पोटास यानी कि पटाते हैं तो पोटास, इस तरह से। और चूना तो ऑब्वियस रहेगा। तो यानी कि जलोढ़ मृदा में दोनों पदार्थ होते हैं, पोटास और आपके चूना दोनों होते हैं। सलाइन सॉइल जिसको हम दूसरे नाम सोलो चौक भी कह सकते हैं, सोलोन चौक भी कह सकते हैं, जो सलाइन सॉइल है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? सलाइन मतलब आप कह सकते हैं कि नमकीन, ठीक है? नमकीन सॉइल, इस तरह से सलाइन वाटर आपने नाम सुना होगा, तो उसी तरीके से है सलाइन सॉइल। तो नमकीन कहाँ के पानी होते हैं, या आप कह सकते हैं मृदा होते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं। यानी कि सलाइन जो सॉइल होता है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फिलडाफर में किसकी प्रचुरता होती है? तो देखिए फिलडाफर अपने नाम से ही बता रहा है, जो फिलडाफर है वो अपने नाम से क्या बता रहा है कि पेडाफर है, ठीक है? पेडाफर है। तो पेडाफर में देखिएगा यहाँ पे ये बता रहा है कि एक मिनट मैं इसको एक ब्रूश से
चीज़ें निकालता हूँ, ठीक है। पेडाल्फर, देखिए पेड मतलब क्या होता है, मृदा, ठीक है, या सॉइल कह सकते हैं। पेडोलॉजी मतलब कि सॉइल का विज्ञान को हम पेडोलॉजी कहते हैं। तो पेड मतलब तो सॉइल हो गया। अब इस पेड में कौन कौन से पदार्थ होंगे, पेडाल्फर में होंगे अल्फा यानी कि एल्युमिनियम और फेरस यानी कि लोहा, ठीक है। तो पेडाल्फर जो सॉइल होता है उसमें खुद बता रहा है कि एल्युमिनियम और लोहा होते हैं। लेटेराइट मृदा के निर्माण का क्या कारक है, जो लेटेराइट मृदा पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं और आपके साउथ में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया का अगर भाग बताएं तो यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं और प्लस यहाँ पे केरला और थोड़ा सा यहाँ पे तमिलनाडु, तो यहाँ पे लेटेराइट मृदा पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। तो उसके बनने का जो पीछे का मैकेनिज्म है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, उसमें उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर भी होनी चाहिए और अधिक वर्षा भी होनी चाहिए। आपने सुना होगा या देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा वर्षा होते हैं और केरल के ये जो पश्चिमी तट होते हैं उस पर ज़्यादा वर्षा होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस है वर्षा भी होते हैं और तापमान भी रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण में ये दोनों कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं। मृत्तिका एवं घुलनशील पदार्थों का यांत्रिक विधि से नीचे जाना क्या कहलाता है। देखिए यांत्रिक विधि, मैकेनिकल विधि से अगर जो घुलनशील पदार्थ है, जैसे आपका अगर सपोज पोटास जो भी चीज़ें हैं कैल्शियम वगैरह, वो यांत्रिक विधि, ठीक है, यानी कि हम अब किसी चीज़ के द्वारा उसको अंदर या आप कह सकते हैं कि नीचे चला जाता है, वो किसी तरीके से अगर वो खेत में पड़ा हुआ है और वो नीचे चला जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को ही कहते हैं अपवहन यानी कि इल्यूविएशन कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो पदार्थ आपके खेत वगैरह में है और वो रिस के नीचे चला गया, जैसे आपके पोटेशियम है वो रिस के नीचे चला गया, कैल्शियम है वो रिस के नीचे चला गया, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, इल्यूविएशन कहते हैं, यांत्रिक विधि द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके बुंदेलखंड के बारे में पूछा गया है कि बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार कहाँ पे है। तो देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, इस वजह से मैंने दोनों लिखा है कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे है और बघेलखंड का पठार कहाँ पे। देखिए दोनों अंतर है, ठीक है, दोनों अंतर है, इसीलिए आप इसको एक नहीं पढ़िएगा कि बघेलखंड को ही गलती से बुंदेलखंड तो नहीं लिख दिया गया। दोनों अलग अलग है और दोनों एक ही जगह पे पाया जाता है, यानी कि एक दूसरे के सटे हुए हैं, इस वजह से आप कह सकते हैं कि दोनों का नाम भी लगभग सेम ही है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करते देखिएगा, ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, ये आपका बघेलखंड, जो ये वाला जो ब्लू है और ये वाला ब्लू, दोनों में अंतर है। देखिए ये इधर वाला बुंदेलखंड का पठार है और ये बघेलखंड, ये बुंदेलखंड और इधर बघेलखंड, ठीक है। बाघ कहाँ पे पाया जाता है, बंगाल के टाइगर में, ठीक, सॉरी बंगाल का जो टाइगर है यानी बाघ है वो कहाँ पे पाया जाता है, बंगाल में। तो यानी कि बंगाल की तरफ बघेलखंड है, ठीक है, बघेल, इस तरह से याद रखेंगे कि बघेलखंड बंगाल की तरफ है और बुंदेलखंड उसके पीछे है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है वो टोटल कहाँ पे आता है, ये आपके एमपी, ज़्यादातर क्षेत्र एमपी में ही है और कुछ क्षेत्र आपके यूपी में है, ठीक है। तो ये जो बुंदेलखंड या बघेलखंड क्षेत्र पूछा जाए कि कहाँ पे है, तो ये आपके एमपी और यूपी दोनों में है। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराएं वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।